Good afternoon, beta. Attend your roll call. Tanisha, Riya, 03 present, sir. Bhumika, 04 present, sir. Santosh, 05 present, sir. Aarti, Pankaj, Archana, 08 present, sir. Shyam Parik, 10 present, sir. Sneha, Deepak. 12 present, sir. हाँ बेटा 12 present, sir. स्नेहा, दीपक, अनुदया, 18 present. रक्षिता, मुस्कान, 20 present. राशि, संजना, रेणुका, कृतिका, 25 present, sir. प्राची सैनी, 26 present, sir. प्रिया, साक्षी, 28, yes, sir. प्रिया, मोनी, विनय, 21, yes, sir. पलक, आशिता, रितेश, जानवी, 40 present, sir. जतिन, 41 present. ट्विंकल, निधि, 44 present, sir. योगिता, 5 present, sir. सपना, 46 present, sir. महक, 47 present, sir. दीपेश, 48 present. विशाल, दिशा, कोमल, Yes, sir. सागर, Yes, sir. काजल, निधि, कृष, मनीषा, पारुल, अमन, अलीशा, दिशा, तमन्ना, अंजू, मोहसिन, अदिति सुहाग, हेमलता, राधिका, निधि, Yes, sir. 7. प्रीति, 71 present, sir. विजय, 72 present, sir. अमन, जतिन, प्रवेश, कोमल। हो गई सभी की अटेंडेंस जो प्रेजेंट हो। बेटा हमारी जो यूनिट चली हुई है उस यूनिट का नाम क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कल हमने ये यूनिट स्टार्ट की थी ऑर्गेनिक पोर्शन के बाद। तो और नेक्स्ट यूनिट इज द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें थोड़ा सा रिव्यू दे दें हम आपको। हमने आपको ये बताया था कि किसी भी एलिमेंट का जो प्रॉपर ये नाम है कि व्हाइट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट और द पी ब्लॉक एलिमेंट और द डी ब्लॉक एलिमेंट और द एफ ब्लॉक एलिमेंट, व्हाइट इज सो कॉल्ड। ऐसा हम उसको कहते क्यों हैं? इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले उस चीज का जवाब देने के लिए कोई भी एलिमेंट आपके दे दिया जाए एग्जाम में तो आप उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आपको एटॉमिक नंबर का पता है तो फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन लिखनी आपको आनी चाहिए। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन लिखें तो उस कॉन्जुगेशन के दौरान आप ये देखें कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर हुआ है वो किस चीज के अंदर हुआ है, कौन सी सबशेल में हुआ है। इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन, इफ दैट लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द एस सबशेल, देन इट इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। और पी में डले तो पी ब्लॉक एलिमेंट, डी में डलता है डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ में डले तो एफ ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन इसके साथ साथ
एक प्रिकॉशन और आपको ध्यान रखनी होती है इस डेफिनेशन को लिखते वक्त, जिसके बिना आपकी ये डेफिनेशन अधूरी होगी। वो क्या, आपको ये देखना है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन डला, बिल्कुल ठीक है जो अभी हमने आपको बताया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ये देखना है कि वो एस में एंटर हुआ या पी में या डी सबशेल में या एफ सबशेल में, ये तो ठीक है। लेकिन अब हमें देखनी है उस सबशेल की पोजीशन, वेदर दैट पर्टिकुलर सबशेल इज, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, देखो मैंने डायग्राम ड्रा किया, ये न्यूक्लियस को मैंने शो कर दिया। शो करने के बाद बाहर देखो मैंने ये इस टाइप से शेल को शो कर दिया। अब ये जो शेल है ये बिल्कुल लास्ट वाली है, तो आप इसको क्या बोलते हैं, दैट इज द वैलेंस। वैलेंस वर्ड यूज जरूर करेंगे, जैसे एस और पी ब्लॉक में ऐसा होता है कि द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द वैलेंस एस सबशेल या वैलेंस पी सबशेल। हमेशा वैलेंस होती है वो सबसे आउटर मोस्ट होती है वो एस और पी ब्लॉक के केस में। लेकिन डी ब्लॉक के केस में जब आप देखते हैं ये न्यूक्लियस हो गया, और उसके बाद जब आप देखें तो यहाँ पे बोलो कौन आ जाता है, एस आ जाता है एनएस, और यहाँ पे कौन आ जाता था, n-1d। तो इसकी जो पोजीशन है, लोकेशन है लास्ट इलेक्ट्रॉन के एंटर करने की, यहाँ पे एंटर करने की लास्ट बोलो लोकेशन क्या होती है, एस और पी के केस में, एस और पी ब्लॉक के केस में वैलेंस होती है। लेकिन डी ब्लॉक के केस में जब आप देखेंगे तो द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इनटू द पेनल्टीमेट डी सबशेल, ऐसा होता है। क्या होता है पेनल्टीमेट डी सबशेल। तो उसके बाद हुआ क्या कि लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आपके पेनल्टीमेट डी सबशेल में एंटर किया तो बन गया डी ब्लॉक एलिमेंट। और अगर हम देखो दोबारा से डायग्राम ड्रा करें, और इसमें हमने ये दिखाया है लास्ट हो गया, ये इससे पेनल्टीमेट हो गया, उससे नेक्स्ट अंदर वाली दिखा दी, और यहाँ पे है आपके n-2f। अब इसके अंदर एंटर इलेक्ट्रॉन लास्ट एंटर किया तो ये कहलाई पोजीशन कौन सी, दैट इज द वैलेंस, जस्ट इनर टू इट penultimate, just inner to the penultimate, anti-penultimate. Now the position of the anti-penultimate F subshell तो कहेंगे F block element। तो definition क्या कहती है, what are the S block element? The elements in which the last electron enters into the valence S subshell. What are the P block element? The elements in which the last electron enters into the valence P subshell, P block element हो गए। तो ये next diagram बोलो किसका है ये, here you can see the last electrons enters into the पेनल्टीमेट डी सबशेल, तो कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम में आप क्या देख पा रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर किया, एंटी पेनल्टीमेट एफ सबशेल के अंदर, तो वो बन जाते हैं आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर हो गया, ये डायग्राम आपको जरूर ड्रा करना है। मैं आपको फिर से बता दूं, एग्जामिनेशन के दौरान जब आपके फाइनल एग्जाम होंगे, जैसे आपने पीछे भी दिए थे, तो अगर कोई भी एक नंबर का क्वेश्चन भी आ जाए और वो आपकी कोई डेफिनेशन हो, तो मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आप उसकी डेफिनेशन लिख दें। हम जो यहाँ पे आपको बोर्ड के ऊपर ड्रा करके बताते हैं कि ये डायग्राम आप जरूर ड्रा करें, आपको वो करके आना है, वही आपकी कॉपी के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कोई क्वेश्चन आपका छोटा मोटा थोड़ा गलत हो जाए, उसके ऊपर भी एग्जामिनर का ध्यान आप डाइवर्ट कर सकते हैं कि वो जल्दी जल्दी में आपकी कॉपी चेक कर दे। तो अपनी प्रेजेंटेशन आपकी मस्ट है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको एग्जामिनर से गलती करवानी है कि आपके वो आपसे जो भी क्वेश्चन छोटा मोटा गलत हो गया उसमें भी आपको मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाए, उसको नेग्लेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाए, और वो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, प्रेजेंटेशन जरूरी है, इसीलिए आप क्लास में आते हैं और वही चीजें टीचर्स आपको बताते हैं, वही आपको अब बताई भी जा रही। ठीक हो गया बेटा, तो ये हो गए हमारे पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन। फिर जैसे हमारी यूनिट का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट, तो इसमें आपने देखा कि हमारे जो ग्रुप हैं, कल भी आपको बताया गया, वो 13 से लेके 18 तक आते चले जाते हैं, और फिर 13 से 18 तक चले तो उनकी कॉन्ग्रेशन बेसिक क्या बनी थी, आपने देखा था कि NS2 और NP126 ये कॉन्ग्रेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ग्रेशन आपकी बन गई थी पी ब्लॉक एलिमेंट की। जब भी आप इसको याद करते हैं और आप भूले ना, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप कॉन्ग्रेशन लिखते हैं हर एलिमेंट की। जैसे आप पहला एलिमेंट आपने लिखा बोरोन, उसकी कॉन्ग्रेशन जब आप लिखेंगे तो आपको दिखाई देगा 1s2 2s2 2p1 है, तो आपको दिखाई दिया, हाँ NS के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते ही हैं, आपको दिखाई देगा ऐसा। और उसके बाद NP1 NP और ये 1 आ गया, ऐसे ही सो आप कॉन्ग्रेशन लिखते चले जाएं, धीरे धीरे आप देखेंगे कभी NS2 NP1 होता है, कभी NS2 NP2 होगा ग्रुप 14 के अंदर। फिर वो आप याद कैसे करते हैं, याद भी करने के लिए आपको बताया गया था, ग्रुप 13 के लास्ट में आपको 3 लिखा हुआ दिख रहा है, ग्रुप नंबर 14 के लास्ट में आपको 4 लिखा हुआ दिख रहा है। ऑन दैट बेसिस आप बताएंगे कि उसकी वैलेंस शेल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 13 में आपको दिख रहा है, बोलो इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 3 हैं, तो 3 ही आएंगे आपके, देखो 13 के 3 हैं, 2s2 2p3 वैलेंस शेल के अंदर। तो इस टाइप से आप किसी भी एलिमेंट की जानकारी दे सकते हैं। हर ब्लॉक के लिए ये जो बेसिक फैक्ट है ये अलग अलग होता है, ठीक हो गया ना।
तो फिर कल आपने ध्यान दिया होगा लास्ट में जब हमने टॉपिक फिनिश किया, जो हमारा टॉपिक चला हुआ था, जिस टॉपिक का नाम क्या था, जो सबसे पहला टॉपिक मेंशन कर रखा था आपके सिलेबस के अंदर, जिस टॉपिक का नाम था इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आपने देखा था उसके दौरान भी हमने आपको जो बताया, हमने ये बताया था कि जो भी कॉन्बिनेशन आपने जैसे लिखी, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, लिखा था हमने ग्रुप 13 के एलिमेंटों के ऐसे नाम। तो ये ग्रुप 13 एटॉमिक नंबर बोरोन का जैसे 5 आपने कॉन्बिनेशन क्या लिखी थी, 1s2 2s2 2p1। हम जल्दी जल्दी आपको बता रहे हैं क्योंकि ये काम कल हमारा हो चुका था। उसके बाद जैसे आप मान लीजिए हम डायरेक्ट आपको ये कह दें कि आप थैलियम की कॉन्बिनेशन लिख दे, वैलेंस कॉन्बिनेशन, तो आपको सभी की लिखने की जरूरत नहीं, आप एक एक नंबर इंक्रीज कर दे। देखो इसमें 2 था ना, देखो सेकंड शेल है, एल्यूमिनियम में क्या आएगी, थर्ड शेल, फिर फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, फिर सिक्स शेल, तो बोलो क्या बन गया, 6s2 6p1। और यहाँ पे आपने देखा था 4f14 आपका आ गया था। यही तो एलिमेंट था जिसके अंदर फुलफिल्ड एफ सब शेल होती है, जिसकी स्क्रीनिंग पावर सबसे कम होती है। स्क्रीनिंग पावर क्या थी इसकी, सबसे कम, जिसकी वजह से ही तो ये वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की तरफ देखो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो गए थे, और जिसकी वजह से ये एस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग नहीं ले पाए। इनकी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो गई, तो उसी को हमने कहा था इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो हमने क्या लिखा था, द डिक्रीज इन द टेंडेंसी, द डिक्रीज इन द tendency of valence s electrons of multi-electron atom to take part in the bonding is called inert pair effect। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों देखो इकट्ठे ही रह गए। बॉन्डिंग में भाग लेना ना लेने का मतलब क्या था कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में है, पी में जो एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एक जंप कर जाता तो अनपेड हो जाता, अनपेड हो जाता तो देखो 3 अनपेड हो जाते जैसे आपको दिख रहे हैं, और ये 3 अनपेड होते तो 3 बॉन्ड बना लेते। अब ये अनपेड तो हुए नहीं, ये दोनों इकट्ठे ही रह गए, पेयर की फॉर्म में हो गए और स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो गए। अब ऐसे वाले ही ज्यादा अट्रैक्टेड क्यों हुए, तो कल आपने ध्यान दिया था, हमने एक टर्म और आपको बताई थी जिसे पेनिट्रेशन पावर आप कहते हैं। पेनिट्रेशन पावर का मतलब अट्रैक्ट हो जाने की पावर। तो किसकी पावर ज्यादा है न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने की, एस की। तो एस इलेक्ट्रॉन इसलिए ज्यादा अट्रैक्टेड हो गए। एफ की तो स्क्रीनिंग पावर कम हो गई इसलिए उसने रुकावट कम डाली, और एस की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा थी तो एस इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो गए आपके न्यूक्लियस की तरफ, जिसकी वजह से ये पेयर की फॉर्म में ही रहे, और इन पेयर को इनर्ट पेयर कह दिया गया। इनर्ट मींस नो रिएक्शन, नो पार्टिसिपेशन इन एनी टाइप ऑफ बॉन्डिंग, उसे इनर्ट कहते हैं। मान लीजिए अब जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, मैं आप लोगों से ये कहूं बेटा कुछ ना कुछ अपने बारे में बताओ, ऐसे एक बच्चा ऐसा हो जो चुपचाप बैठा रहे, इनर्ट सा बना रहे, कोई पार्टिसिपेशन ही ना हो उसकी तरफ से, उसके लिए वर्ड इनर्ट यूज किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन ये पार्टिसिपेशन इनकी कोई होगी नहीं बॉन्डिंग के अंदर, इसलिए इनको इनर्ट पेयर कहा जाएगा और इफेक्ट को कह दिया जाएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी बेसिस के ऊपर हमने देखा जो थेलियम है ये क्या बनाता है, सिर्फ TlCl, ये TlCl3 नहीं बनाता। तो ऐसा कल हमने पढ़ा था। तो ये हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट था। बोलो कौन सा था हमारा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। आगे बेटा बात समझ में यहां तक। इसके बाद एक टॉपिक और स्पेशली लिख रखा है आपके सिलेबस के अंदर, वो जो टॉपिक दूसरा जो मेंशन है, पहले मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ, फिर सारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लेंगे। अगला जो पॉइंट है जो लिख रखा है वो आपके लिख रखा है उसी हेडिंग के अंदर बिल्कुल साथ के साथ, डायगोनल रिलेशनशिप। क्या लिख रखा है, डायगोनल रिलेशनशिप। आखिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया ग्रुप नंबर 13, फिर आगे मैंने लिख दिया ग्रुप नंबर 14, इधर आपके हाइड्रोजन था देखो इस कोने में आपने देखा था, उसके बाद इधर जाके हीलियम था ग्रुप नंबर आपके 18 के अंदर देखो ऐसे, यहाँ पे आपका ये ग्रुप नंबर जैसे 1 वहां से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद लिथियम के बाद बेरिलियम एटॉमिक नंबर जैसे 4 था आपका, 4 के बाद 13 में यहाँ पे बोरोन आ जाता है, नेक्स्ट में यहाँ पे कार्बन आ जाता है, कार्बन के नीचे यहाँ पे सिलिकॉन आ जाता है, नेक्स्ट लाइन के अंदर जब आप देखें यहाँ पे सोडियम 11 मैग्नीशियम 12 के बाद यहाँ पे एल्यूमिनियम आ गया जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, ये 5 था, ये 6 और ये 14 हो गया। तो अब हम क्या बताना चाहते हैं आपको, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो बोरोन है जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट जाने से, लेफ्ट टू राइट जाने से साइज क्या हो गया बोलो, डिक्रीज। आप ध्यान से देखो साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कुछ साइज डिक्रीज। When we move from boron to carbon or moving left to right, the size decreases, कल बताया था आपको। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बोलो साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है, साइज फिर इंक्रीज हो गया, साइज क्या हो गया बोलो, इंक्रीज। देखो इधर गए
तो बोरोन का था कुछ साइज, इधर गए साइज थोड़ा सा घट गया, डिक्रीज हो गया, नीचे गए फिर से बढ़ गया। ये माना गया कि इन दोनों का साइज मान लीजिए लगभग क्या है, सेम है ना। तो जो सिमिलरिटी आ गई इनके अंदर, सिमिलरिटी, साइज सेम है तो प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम रहेंगी। तो द सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टीज, द सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टीज, किन की प्रॉपर्टीज सेम हो जाना। ये जो एलिमेंट है आपने देखा यहाँ पे, जो देखो ये पहली लाइन हाइड्रोजन वाली, इसको फर्स्ट पीरियड कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं। नेक्स्ट जो लाइन आती है वो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, उसके बाद आगे चले तो ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है। बोलो कौन से आ जाते हैं, थर्ड पीरियड के ये एलिमेंट आ जाते हैं। बोलो कौन से पीरियड के आ गए, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट आ गए। आगे बात समझ में। तो आपने क्या देखा, फर्स्ट पीरियड के अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और दूसरा बोलो कौन, हीलियम। अगर हम सेकंड पीरियड में चलते हैं तो लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, उसके बाद 13 से 18 तक आपके वो 6 हो गए, टोटल 8 एलिमेंट्स आपके आ जाते हैं। तो ये सेकंड पीरियड है। तो जो हम बात बता रहे थे यहाँ पे बोरोन की बात बता रहे थे, जो कि एक सेकंड पीरियड एलिमेंट है। सेकंड पीरियड एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी सिमिलरिटी आ गई, किसके साथ आ गई, ऑफ द एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप, इससे जो नेक्स्ट ग्रुप है। और प्रेजेंट कैसे है, डायगोनली नेक्स्ट ग्रुप की है। तो अब देखो डेफिनेशन क्या बन गई, द सिमिलरिटी क्या लिखेंगे, या द रिजेम्बलेंस, द रिजेम्बलेंस ऑफ ए सेकंड पीरियड एलिमेंट। बोलो कौन से पीरियड का एलिमेंट है ये, सेकंड पीरियड एलिमेंट। द रिजेम्बलेंस और द सिमिलरिटी ऑफ द सेकंड पीरियड एलिमेंट विद द एलिमेंट ऑफ नेक्स्ट ग्रुप, ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रीवियस नहीं कहा हमने, क्या कहा है, नेक्स्ट ग्रुप। 13 की 14 के साथ, 13 की इधर वाले के साथ नहीं। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, तो इसलिए हमने बोला नेक्स्ट ग्रुप। तो बोलो क्या बन गई डेफिनेशन, द सिमिलरिटी, the resemblance in the properties of the second period element with the element of the next group present diagonally to it, diagonally to it, इसके diagonally present है, तो उसे आप diagonal relationship कहते हैं। क्या कहते हैं आप उसे, अब ये जो डायगोनल रिलेशनशिप ऐसा हुआ क्यों, उनकी प्रॉपर्टीज सेम हुई क्यों, क्योंकि आप जानते हैं जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस बात के ऊपर डिपेंड करती है, यानी साइज के ऊपर डिपेंड करती है। लगभग किसके ऊपर डिपेंड करती है, साइज। लेकिन हमने कल भी बताया था प्रॉपर्टीज अकेली साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, केमिकल प्रॉपर्टीज इस बात के ऊपर भी डिपेंड करती है कि उसकी वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। वैसे तो इलेक्ट्रॉन दोनों में अलग अलग होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन अलग है, इसमें अलग है, इसकी वैलेंशियल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 14 के आखिर में 4 है, इसकी वैलेंशियल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मींस वो डिफरेंस तो रहेगा ही, लेकिन फिर भी इनका साइज ऑलमोस्ट सेम है। तो साइज ऑलमोस्ट सेम होने की वजह से रिमेनिंग जो प्रॉपर्टीज है वो इनकी सेम आ जाती है। ऑलमोस्ट सेम आयनाइजेशन एनर्जी हो जाए, ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाए, ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाए, ऑलमोस्ट सेम इनका कोई कंपाउंड बनाए तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का एक जैसा हो जाए। मतलब प्रॉपर्टीज का लगभग आमतौर पे एक जैसा सा हो जाना, तो उसको कहते हैं समानता, रिजेम्बलेंस हो जाना। और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या बन गया, डायगोनल रिलेशनशिप। क्या बन गया उसका, आगे बेटा बात समझ में। तो ये अगली डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकती है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताएं बोरोन किसके साथ दिखाएगा डायगोनल रिलेशनशिप। तो आप आपका आंसर क्या लिखेंगे, सिलिकॉन के साथ। आंसर सिर्फ आपको सिलिकॉन लिखना है। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए जैसे कार्बन है, कार्बन किसके साथ दिखाएगा रिजेम्बलेंस, तो आप इसके बाद आगे यहाँ पे ग्रुप नंबर देखो 15 लिख देंगे, और 15 में यहाँ पे नाइट्रोजन है तो फास्फोरस है। बोलो किसके साथ होएगा, फास्फोरस के साथ। बोलो किसके साथ हो जाएगा, फास्फोरस के साथ। हाँ तो बेटा नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा था, कार्बन की डायगोनल रिलेशनशिप बोलो किसके साथ होगी, फास्फोरस के साथ। ऐसे आगे ग्रुप नंबर 16 लिख दे, तो नाइट्रोजन के आगे कौन हो गया यहाँ पे, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, तो नाइट्रोजन का रिलेशन किसके साथ होगा, एंड सो ऑन। अब आप समझ गए होंगे 1 मार्क का अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको किस तरह से उसका जवाब लिखना है। आपके एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन तो आ ही सकता है, डिफाइन डायगोनल रिलेशनशिप। उसके बाद क्या आ सकता है कि यह आ जाए कि व्हाट आर द पॉइंट्स which shows that there is something diagonal relationship between the boron and silicon, के बोरोन और सिलिकॉन के बीच कुछ ना कुछ समानता है। तो हम कैसे करेंगे एक्सप्लेन। देखो आप सभी ये जानते हो कि जो कुछ एक जो टर्म्स हैं, जैसे अभी आपके सामने आने वाली है, मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर आप हमें ये बताएं कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर सबसे ज्यादा है। तो आप ये कहेंगे सर लूज तो तभी होगा ना इलेक्ट्रॉन जब अगर हमारे पास मान लीजिए न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस के बाद डिफरेंट शेल हो, और वो शेल सबसे दूर हो, वो इलेक्ट्रॉन सबसे दूर हो, उसकी उस इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के साथ सबसे कम हो, इट मींस उसकी लॉस्ट करने की पावर सबसे ज्यादा होगी, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करता है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसा जो भी होगा एलिमेंट जिसके
जिसके अंदर ऐसा पॉसिबल हो पाए वही तो होंगे मेटल्स। वही कौन होंगे बोलो? मेटल्स कौन होते हैं? जिनके पास आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दें। क्या हो? और जो इस इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता है उस मेटल का, उसे आप कर्नल कहते हैं। देखो, रिमेनिंग पॉजिटिव पार्ट कॉल्ड कर्नल, KERNEL, उसे कर्नल कहते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। फिर होता क्या है, जैसे ये मेटल का पॉजिटिव लिख दिया, इलेक्ट्रॉन लिख दिया, ऐसे मेटल का पॉजिटिव लिख दिया, इधर इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब फ्री इलेक्ट्रॉन और इस मेटल पॉजिटिव जो चार्ज वाला जिसे कर्नल कह रहे हैं, इनके बीच में जो भी है इंटरेक्शन, इधर भी होगी, इधर भी होगी, नीचे भी हो सकती है। देखो यहाँ पे मान लीजिए आपका M पॉजिटिव है, इधर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन था ऐसे, तो ये अट्रैक्शन है। ये मल्टी डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में नहीं है, तो ये नॉन डायरेक्शनल कहते हैं। अब ये बताएं, क्या इस पॉजिटिव की इंटरेक्शन इसी इलेक्ट्रॉन के साथ होगी, या इस इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन सिर्फ इसी मेटल आयन के साथ है? इसके साथ भी तो है, नीचे वाले के साथ भी हो सकती है। तो कोई फिक्स डायरेक्शन है नहीं। जिसकी डायरेक्शन फिक्स ना हो उसे नॉन डायरेक्शनल कहते हैं। कि बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड है, बोलो ये बॉन्ड कौन सा हो गया? तो कहने का मतलब मेरा ये था यहाँ पे कि आपने ये देखा कि मेटल होते कौन है। मेटल वो होते हैं जिनके अंदर, जिसके पूरे लैटिस के अंदर आपको दो चीजें दिखाई दें। दो चीजें कौन सी हो? एक तो कर्नल्स हो और दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, और उनके बीच की जो इंटरेक्शन होती है उसी इंटरेक्शन को आप कहते क्या है? मेटेलिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? मतलब ये मेटल थे। अगर जिनके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन ना मिले तो वो नॉन मेटल होंगे। बोलो कौन होंगे वो? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल कौन होंगे? जो इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट ना कर पाए। लॉस्ट कब नहीं कर पाएंगे? जब उसका साइज छोटा होगा। साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस के नजदीक होगा वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज्यादा रहेगी, लॉस्ट हो नहीं पाएगा। तो कहने का अभिप्राय क्या हुआ हमारा, किसी भी ग्रुप में अगर हमें ये देखना हो कि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा, या कौन ज्यादा मेटेलिक है कौन ज्यादा नॉन मेटेलिक है, तो सिंपल सा फैक्ट है हमारा कि जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देता है, इजीली लॉस्ट कर देता है, वो आपका मेटेलिक कैरेक्टर उसमें ज्यादा होगा। और जो इजीली लॉस्ट नहीं कर पाता उसमें मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उसमें ज्यादा होगा। पीरियोडिक टेबल में आपने सीखा, क्या सीखा? कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने से क्या हो जाता है? साइज डिक्रीज हो जाता है, साइज छोटा हो जाता है। साइज छोटे का मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रखेगा, उसको इजीली लॉस्ट नहीं करेगा, मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ गया। कैसा कैरेक्टर बढ़ गया? ऐसे ही डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करने की पावर बढ़ जाती है, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो ओवरऑल अगर हम यही बात करें कुछ हमारे ग्रुप 13-14 के बीच, अगर हम यही बात करें हम बोरोन और सिलिकॉन के बीच अगर डायगोनल रिलेशनशिप हमें देखनी है तो उसकी, तो आप देख पाएंगे किसी भी ग्रुप की मैंने बात अभी आपको बताई थी। तो सिमिलरली ग्रुप नंबर 13 में भी जो बोरोन सबसे टॉप पे है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, फिर बोरोन, एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऐसे है। तो सबसे छोटा साइज बोरोन का ही हुआ ना, तो मींस ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसमें ज्यादा होगा। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन से सिलिकॉन चले तो इनके अंदर भी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रहेगा। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो जो हमें रिजेम्बलेंस की बात बतानी हो आपके बोरोन और सिलिकॉन के बीच, तो पहला पॉइंट आप क्या बता सकते हैं कि जो ये दोनों है आपके बोरोन और सिलिकॉन, दोनों में कैसा कैरेक्टर है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है। बोरोन और सिलिकॉन दोनों क्या होंगे? नॉन मेटेलिक होंगे। कैसे होंगे? नॉन। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो अब हमें देखना है वो ये होगा कि मान लीजिए इनका कोई भी कंपाउंड हम ले लें, मान लीजिए इनके हम ऑक्साइड्स ले लें। बोरोन का ऑक्साइड अगर हम बना दें यहाँ पे, क्योंकि ये 3 दिख रहा है आपको, तो क्या बनेगा? B2O3। BO3 तो चीज बनेगी नहीं, तो क्या बनेगा? B2O3 बना दिया हमने, तो B2O3 बना, यहाँ पे SiO2 बन जाएगा, सिलिका जिसे कहेंगे। इन दोनों के जो ऑक्साइड होंगे, साइज छोटा है बोरोन का, सिलिकॉन का साइज भी छोटा है, कंपेरेबल हो गए ना दोनों के। और इनके ऑक्साइड हमने ले लिए, तो इनके ऑक्साइड एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे, न्यूट्रल होंगे। कैसे होंगे? तो हमने देखा क्योंकि इनका साइज छोटा है। साइज छोटा होता है तो बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो इन इलेक्ट्रॉन को इजीली अपनी तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। लुईस साइंटिस्ट के अनुसार जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की ज्यादा हो, आप कहते हो उसे एसिड है। तो लुईस साइंटिस्ट ने 2 ही बातें बताई थी, एक एसिड और एक बेस, और उसने अपनी डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन पेयर के आधार पे दी थी। अब हमने इलेक्ट्रॉन पेयर की बात क्यों कर दी यहाँ पे? इसलिए कर दी, देखो मैं दोबारा से आपको बता दूं। मान लीजिए हम बोरॉन की कॉन्जुगेशन लिख देते हैं यहाँ पे, देखो बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, आप फिर से देख पाएंगे यहाँ पे कि 1s2 2s2 2p1, जैसे मैंने कॉन्जुगेशन आपके सामने लिख दी। लिखने के बाद आपने देखा 2s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p के अंदर तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2p के 2 ऑर्बिटल वैकेंट है, और 2s और 2p के बीच एनर्जी का गैप बहुत ही कम है। सो द 2s इलेक्ट्रॉन कैन इजीली बी जंप इनटू द 2p, जैसे आपने अभी देखा, मैंने देखो 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में दिखा दिया।
ये दिखाने के बावजूद भी बोरोन के पास 2p के अंदर एक ऑर्बिटल वैकेंट है, और वैकेंट होने की वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। क्योंकि अगर बोरोन है, क्योंकि बॉन्ड ही 3 बनाएगा, मान लीजिए मैं BF3 बना दूं, तो मान लीजिए आपके सामने मैंने लिख दिया BF3, उसके बावजूद भी एक ऑर्बिटल देखो वैकेंट है इसके पास, तो अब क्या होगा? आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा था, जिसने क्या कहा था? जिसने कहा था एनी सब्सटेंस विल बी स्टेबल इफ द सेंट्रल एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड इट। अगर उसके चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तो लेकिन यहाँ पे BF3 में एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ही तो बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन काउंट करें कितने हो गए? 2 + 2 4 + 2 6, 8 तो नहीं हुए ना। और ऑर्बिटल भी खाली है, तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो बड़ी आराम से ले लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो वही हम बता रहे हैं कि ग्रुप नंबर 13 के जो कंपाउंड होते हैं, चाहे वो हैलाइड हो चाहे वो ऑक्साइड हो, उनके पास टेंडेंसी है, क्या टेंडेंसी है? बोलो क्या टेंडेंसी है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है। तो जो ये ऑक्साइड होंगे बोरोन के, वो बोलो क्या होंगे? दे आर एसिडिक नेचर। सिमिलरली सिलिकॉन का जो ऑक्साइड होता है SiO2, वो कैसा होता है? एसिडिक नेचर। आपने देखा होगा आपके काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौरान ऐसा क्वेश्चन आता हुआ आपने देखा होगा। मान लीजिए आप में से किसी ने इंजीनियरिंग का टेस्ट दिया हो, PMT मेडिकल का टेस्ट दिया हो, तो आपने देखा होगा ऐसा क्वेश्चन आते हुए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर। तो ऑप्शन में आ जाता है, लिखा आ जाए, मान लीजिए SiO2 आ गया, उसके बाद कोई और Al2O3 आ गया, एंड सो कोई अलग अलग टाइप के आ गए। तो जो एसिडिक है आपको उसके ऊपर टिक करना होगा, और जो समझ के याद करके गया है वो बिल्कुल ठीक कर देगा। तो बेसिक चीज यही ध्यान रखनी पड़ती है। देखो एग्जैक्ट तो थोड़ी बहुत क्रैमिंग भी है, कई बार ये हो गया, मान लीजिए किसी ग्रुप में हमने देखा, अभी जो आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला, आप कहेंगे सर आपकी इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि हम ऊपर वालों को एसिडिक कह देंगे। जैसे कार्बन का बनेगा CO2, तो CO2 इज एसिडिक इन नेचर, SiO2 इज एसिडिक इन नेचर। आपने देखा होगा ना, CO2 गैस को डिसोल्व करते हैं आप जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसके अंदर, इसलिए जो टेस्ट आता है जब आप एकदम पी लेते हैं, थोड़ा इरिटेटिंग टाइप का स्मेल आपका टेस्ट आता है आपके अंदर, थ्रोट के अंदर जो जाके लगता है, वो जो टेस्ट ऐसा क्यों बन पाया? इसी CO2 की वजह से कार्बोनिक एसिड बन जाता है, CO2 वाटर के साथ मिला क्या बन गया? H2CO3। उसी की वजह से वो पार्टिकुलर टेस्ट आता है। अगर CO2 गैस निकाल दी जाए बाहर, आपने देखा होगा जो भी कोल्ड ड्रिंक होती है जो ले लेते हैं, अगर आप उसको ओपन में रख दें, कुछ देर के बाद वो CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, उसमें रहेगी नहीं, क्योंकि अंडर प्रेशर उसको डिसोल्व कर रखा होता है। CO2 गैस जैसे ही बाहर निकली, उसके बाद जो कोल्ड ड्रिंक है उसका टेस्ट मीठा मीठा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके काफी सारे इसके अंदर आपके जो क्या नाम है स्वीटनिंग एजेंट्स तो डाल रखे, तो शुगर बहुत ज्यादा होता है। इवन आप आज का न्यूज़पेपर पढ़ना, आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। आज का न्यूज़पेपर भी दैनिक भास्कर मैंने देखा था, उसके बिल्कुल फ्रंट पेज के ऊपर देखना, इतना बड़ा आर्टिकल आया हुआ जिसमें बता रखा है अपने देश के अंदर, और देशों में तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, अपने देश के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कितनी ज्यादा शुगर के कंटेंट होते हैं, शुगर कंटेंट, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता ना, CO2 गैस डिसोल्व कर देते हैं, उसका टेस्ट ही दब गया उसके नीचे। लेकिन जैसे मैंने बताया CO2 गैस बाहर निकलेगी, जो उसका एसिडिक नेचर है, वो निकलते ही साथ एकदम क्या होगा? बोलो क्या होगा? निकलते ही साथ एकदम जो मीठापन आता है वो उसी शुगर कंटेंट की वजह से आ रहा होता है, जिसकी वजह से ये जो बताया गया ना, अपने देश के अंदर जो इतने ज्यादा शुगर पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, उसका रीजन है ये। पहले अपने देश के अंदर इन चीजों का प्रचलन नहीं था, ये इंसेक्टिसाइड जो डले हुए होते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम पीते नहीं थे, है ना, दूध दही लस्सी यही हमारा खाना पीना होता था। तो यानी जो भी और चीजें हैं, जैसे ही आप इन चीजों को छोड़ेंगे, आप छोड़ के देखना, ये भी एक आर्टिकल आज के पेज में लिख रखा था, अलग आर्टिकल था, उसमें ये लिख रखा था कि आप 1 मंथ के लिए शुगर छोड़ दें, मतलब शुगर की ऐसी ऐसी चीजें, कोल्ड ड्रिंक या जो और भी आप खाते हैं वो छोड़ दें, फिर आप अपनी बॉडी के अंदर खुद ही एक अलग ही ऊर्जा देखेंगे, एक अलग ही एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर आपको महसूस होगी, आपकी पढ़ने की पावर ही बढ़ जाएगी, आपके सोचने की पावर बढ़ जाएगी, लर्निंग पावर आपकी बढ़ जाएगी। तो ये काम आप जरूर किया करें। खैर हमारे टॉपिक के ऊपर दोबारा से लौटते हैं, जो हम बात कर रहे थे, ग्रुप 13 हो चाहे 14 हो, इनके जो ऑक्साइड है, यहाँ पे बोरॉन का ऑक्साइड बना, कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बना, सिलिकॉन का ऑक्साइड SiO2 बना, दे आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि इनका साइज छोटा है। तो आंसर लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? आप ऐसे ही तो लिखेंगे, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन इन CO2, due to the small size of silicon and CO2, ऐसे कह देंगे। They have the tendency to take the electron pair from the outside species, वो इलेक्ट्रॉन पेयर आउटसाइड स्पीसी की फॉर्म में, चाहे वाटर ही क्यों ना हो। वाटर में भी क्या होता है, आपने देखा होगा, ये CO2 आ गया, इधर वाटर है, तो वाटर में क्या है? लोन पेयर है, बोलो क्या है? ये लोन पेयर डोनेट करेगा इस कार्बन की तरफ, करेगा ना, तो ये लोन पेयर ले पाया,
ले पाया ना कार्बन यहाँ पे, और ये दे पाया। लुईस साइंटिस्ट के अनुसार ये एक लुईस एसिड है, जिसने दिए वो एक लुईस बेस है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। क्लियर हो गया। तो जो H2O है वो एक एम्फोटेरिक in नेचर होता है, हमने सुना था, कभी एसिड का काम करता है कभी बेस का। CO2 यहाँ पे एसिड है तो इसने बेस का काम कर दिया, किसी कंपाउंड के अंदर ये एसिड का काम कर जाएगा। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो दो तरह का नेचर दिखा दे, कभी एसिड का नेचर दिखा दे कभी बेस का नेचर दिखा दे, आप उसे एम्फोटेरिक कहते हैं। तो वही शब्द अब यहाँ पे यूज होने वाले हैं आपके इनके अंदर, जो मैं आपको बताने चाह रहा था यहाँ पे, कि मान लीजिए आपने यहाँ पे चला, आपने देखा होगा जैसे बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम आ गया Al2O3, एल्यूमिना जिसके कहते हैं आप, क्या नाम होता है इसका, एल्यूमिना। तो जो एल्यूमिना होता है इसके बारे में जब देखा जाए एग्जाम में आपके जब क्वेश्चन आए तो कहते हैं Al2O3 आपका कैसा एम्फोटेरिक की नेचर आ जाता है ना ऐसा लिखे हुए। तो मीन्स कहने का मतलब क्या था, यहाँ पे देखो B2O3 था, है ना, बोरोन का ऑक्साइड, इससे जस्ट नीचे वाले को तो आपने एम्फोटेरिक बना दिया, क्योंकि देखो एसिड और बेस के बीच की जो बाउंड्री लाइन होती है वो एम्फोटेरिक नेचर वाली लाइन होती है। तो यहाँ पे बोरोन के नीचे वाला एम्फोटेरिक हो गया, यहाँ पे CO2 से नीचे वाला तो एम्फोटेरिक नहीं हुआ, हो गई ना थोड़ी क्रैमिंग वाली बात। कहने का अभिप्राय ये है कि थोड़ा सा तो हमें क्रैम रखना ही पड़ता है। हम ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं, ऊपर से नीचे हम गए, तो ये तो पता चल गया कि ऊपर आपका नॉन मेटेलिक कंपाउंड होंगे, उनके ऑक्साइड होंगे तो एसिडिक होंगे। तो आपने यहाँ से क्या भी सीखा कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। क्लियर हो गया इतना? बोलो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक, और मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे, बेसिक। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे आप इधर ग्रुप 1 ग्रुप 2 में देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड आ गया, बोलो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। सोडियम का ऑक्साइड आ गया, बोलो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। हो गया ना। तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बोलो बेसिक। और आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, और बीच की बाउंड्री भी होती है, कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं, कुछ बीच की बाउंड्री वाले कंपाउंड भी ऐसे होते हैं जो सेमी मेटल आ गए, जिनके जो आपके कंपाउंड मिलेंगे, ऑक्साइड मिलेंगे, वो आपके एम्फोटेरिक नेचर के टाइप के आ गए। वैसे एल्यूमिनियम की हम बात करें तो मेटल होता है, एल्यूमिनियम की बात करें तो ये नॉन मेटल नहीं होता। एल्यूमिनियम क्या होता है, मेटल। एल्यूमिनियम की फॉयल भी तो आप यूज करते हैं घरों में, करते हैं ना। जो आपका ब्रेड हो गया, आपकी चपाती हो गई, उसको लपेट के जैसे आप यहाँ पे खाने के लिए घर से लेके भी आते होंगे, एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर ले आते हैं। तो एल्यूमिनियम क्या है, वो एक मेटेलिक नेचर होता है उसका। लेकिन और दो फिर भी आपने देखा उसका जो ऑक्साइड था वो कैसा हो गया, एम्फोटेरिक हो गया। मतलब वो उतना मेटेलिक नहीं है कि वो उसको बेसिक बना दे। क्लियर हो गया। तो दोनों तरह के वो नेचर दिखाता है। तो ये था हमारे इसके बारे में कि इनके जो दो प्रॉपर्टी आपने देखी आपस में, वो बोलो कैसी मिली, नॉन मेटेलिक हो गया। बोलो कैसे हो गए, बोरॉन और सिलिकॉन दोनों कैसे हैं, नॉन मेटेलिक है। दोनों के ऑक्साइड कैसे हैं, एसिडिक होंगे। इसीलिए रिएक्ट किसके साथ करेंगे, बेस के साथ करेंगे। मान लीजिए हम इनकी रिएक्शन आपको कहते हैं कि आप इनकी रिएक्शन लिखें किसी भी बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लिखें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ लिखें, और कहें कि बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो उसी टाइप से आप सिंपल एसिड बेस रिएक्शन आप कर देंगे, उनका जो भी प्रोडक्ट बनना है आप उसको बना देंगे। सिमिलरली जब इनके ऑक्साइड एसिडिक हैं तो इनके हाइड्रोक्साइड भी क्या होंगे, बोलो एसिडिक। हाइड्रोक्साइड जैसे बोरोन का हाइड्रोक्साइड बन गया, जैसे बी और 3 बॉन्ड बनाएगा तो BOH का थ्राइस बन गया। ऐसे सिलिकॉन बना तो इसका जो हाइड्रोक्साइड बनेगा वो तो क्या बनेगा, SiOH का 4 लिख देंगे क्योंकि 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो भी बोलो क्या होते हैं, एसिडिक के नेचर होते हैं। तो आपके पहला पॉइंट तो बोलो क्या बना इनके बीच डायगोनल रिलेशनशिप का, कि बोथ बोरोन एंड एल्यूमिनियम आर नॉन मेटल, इनका नेचर नॉन मेटल होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि the oxides of boron and silicon both oxide of both boron and silicon are acidic in nature। और एक रिएक्शन लिख देंगे बेस के साथ, रिएक्शन जैसे NaOH के साथ आप इसकी रिएक्शन लिख देंगे। मान लीजिए मैं आपसे पूछ भी लूं कि बनेगा क्या, मान लीजिए मैंने आपसे ये पूछा कि जैसे B2O3 हमने लिख दिया और प्लस में NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कर दी, ऐसे ही मान लीजिए मैंने SiO2 लिख दिया और इसके NaOH के साथ इसकी रिएक्शन लिख दी। और हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, जैसे ऑर्गेनिक में आता था ना कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो बताएं यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब बड़े ध्यान से देखें, B2O3 है, बोरोन है यहाँ पे, और बोरोन आ गया तो बोरोन के अंदर जब हमें कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनानी पड़ गई तो आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। एक बेसिक सी चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे इनकी स्ट्रक्चर बनाते वक्त, वो क्या, वो कुछ ऐसे कि मान लीजिए बोरोन आ गया, आपने बोरोन लिख दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई तो आपने ऑक्सीजन लिख दिया, फिर ऑक्सीजन भी आ गई। ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाती है, लेकिन यहाँ पे सोडियम आ गया तो हम क्या करें, कैसा सॉल्ट बनेगा इसका। आप ऐसा भी कह सकते थे कि जब इनके बीच रिएक्शन चली, ऑक्सीजन आ गया, Na पॉजिटिव होगा, OH यहाँ पे क्या होगा, बोलो नेगेटिव हो जाएगा ना इस स्टेप से।
तो जब इनके बीच में रिएक्शन चली तो सबसे पहले क्या होने वाला है बोलो, यहाँ पे ऐसा होगा कि जो कंपाउंड बनेंगे यहाँ पे, देखो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए हम यहाँ पे H लगा दें। देखो सबसे पहले मैं आपको जो कंपाउंड है ना नीचे वाला बना के दिखाता हूँ, जो हमने लिखा था BOH का थ्राइस, हमने लिख दिया ये है BOH का थ्राइस, तो हमने लिखा, तो इसको कहते हैं बोरिक एसिड है। बोलो क्या कहते हैं इसको, दैट इज अ बोरिक एसिड। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं H3 है, एक बोरोन है और 3 ऑक्सीजन है, H3BO3 भी लिख दें, BOH का थ्राइस लिख दें, बोरिक एसिड है ये। आपने देखा होगा कैरम बोर्ड के ऊपर जो कैरम होता है, जब आप पाउडर उसके ऊपर जो छिड़कते हैं तो उसके दौरान क्या होता है, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। अब देखना उसके ऊपर जो कैरम का जो पाउडर आता है, अब उसके ऊपर लिखा हुआ देखना, लिखा मिलेगा बोरिक एसिड ऐसे करके, तो वो हम वहां पे डाल देते हैं, उसके दौरान भी ये यूज किया जाता है। थोड़ा इसका नेचर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, छोटी छोटी बॉल सी दिखाई देगी। जो कैरम होता है ना, हमने कहा था ना कि फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस करें, फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस किया जाता है, फ्रिक्शन कैसे इंक्रीज किया जाता है, रिड्यूस कैसे करें। जो आपका स्ट्राइकर होता है वो बड़ी स्मूथली चलना चाहिए ना, कैरम के ऊपर आप देखना उस पर्टिकुलर पाउडर को जब आप लेके आते हैं तो आप देखना उसके छोटे छोटे दाने होते हैं, बॉल बेरिंग टाइप के, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। कैरम जो स्ट्राइकर उसके ऊपर रखा तो ऐसे स्लाइड करता है बढ़िया, आपने ऐसे ही किया ना तो 1 सेकंड में उधर से उधर चला जाता है पार्टिकुलर उस पाउडर के साथ। और जो और पाउडर भी घरों में यूज करते हैं वो क्रश किए हुए बिल्कुल अमोर्फस नेचर होता है उनका, क्रिस्टलाइन सा नेचर होता नहीं, बॉल बेरिंग टाइप का नेचर होता नहीं, उसके ऊपर भी चलता है, फ्रिक्शन तो कम होता है लेकिन उतनी स्पीड से वो चलता नहीं। तो इसलिए आप ध्यान रखना, उसका एक स्पेशली पाउडर आता है जिसमें बॉल सी आपको दिखाई दे जाती है, तो उसके दौरान यूज किया जाता है बोरिक एसिड को। किसको यूज करते हैं बोलो, बोरिक एसिड को आप यूज कर लेते हैं। अब हमने क्या किया यहाँ पे, मैंने आपको ये कह दिया कि इसका सोल्ट बनाए, बोरिक एसिड का सोल्ट बना दे, तो आप करेंगे क्या, बोरिक एसिड का जब आपको सोल्ट यहाँ पे बनाना पड़ गया तो ये पॉजिटिव हो गया, H नेगेटिव हो गया, तो होगा क्या, यहाँ पे O नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, O नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, O नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, तो क्या हुआ, यहाँ से 3H, ये OH निकल गया, H और बोलो क्या निकल जाएगा, OH, H और क्या निकल जाएगा, OH। एसिड बेस रिएक्शन हुई, सोल्ट बना, तो सोल्ट बना तो बोलो क्या बन गया यहाँ पे, O नेगेटिव की जगह बोलो क्या जा लगेगा यहाँ पे, Na पॉजिटिव, बोलो क्या जा लगेगा, Na पॉजिटिव। क्लियर हो गया। ऐसे ही तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे जो बोरिक एसिड, जो बोरिक का ऑक्साइड है, जब भी हम इसमें वाटर डालते हैं तो सबसे पहले बोरिक एसिड के अंदर ही कन्वर्ट होना होता है। जो बोरिक ऑक्साइड है सबसे पहले बोलो किसमें कन्वर्ट होगा, ये बोरिक एसिड में। और बोरिक एसिड की रिएक्शन अभी हमने आपको बता ही दी, तो बोलो कंपाउंड आपका क्या बना, Na3BO3 था ना, बोलो ये कौन है, H3BO3, H तीनों हट गए और सोल्ट की फॉर्म में आपका बन गया, सोडियम सोल्ट बन गया, तो बोलो क्या बना ये, Na3BO3। आगे ना बात समझ। तो यानी जब भी हम करते हैं तो हमने सीखा, इसलिए पहले मैंने आपको बोरिक एसिड के बारे में बताया, हाइड्रोक्साइड के बारे में बताया, तो सेम रिएक्शन होगी, चाहे बोरिक एसिड ले लें चाहे बोरिक एनहाइड्राइड ले लें, जब भी आप उसकी रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ प्रोडक्ट बनेगा बिल्कुल सेम। क्या प्रोडक्ट बना बोलो, Na3BO3। ऐसे सिलिकॉन के साथ बनाएंगे उसके ऑक्साइड के साथ तो Na2SiO3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा। इसकी जो आपके सिलिकेट्स पढ़ते हैं आपके सिलेबस के अंदर भी हैं, वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे कि सिलिकेट्स क्या होते हैं, सिलिकॉन्स क्या होते हैं। सिलिकॉन के 2 कंपाउंड है आपके सिलेबस के अंदर, एक तो सिलिकेट्स है और दूसरे क्या है, सिलिकॉन्स, दोनों की डिटेल है, दोनों आपको पढ़ाए जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगली चीज जो अब हम आपको बताने वाले हैं, बोलो 3 पॉइंट तो आपने कौन से सीख लिए डायगोनल रिलेशनशिप के, बोरॉन और आपके सिलिकॉन दोनों क्या है, नॉन मेटल, दोनों क्या बना सकते हैं, ऑक्साइड्स बना सकते हैं, और दोनों के ऑक्साइड क्या है, एसिडिक, दोनों क्या बना सकते हैं, हाइड्रोक्साइड, और दोनों के हाइड्रोक्साइड क्या है, एसिडिक है, दोनों बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, दोनों की रिएक्शन लिखनी। उसके बाद नेक्स्ट जब हम बात करें हैलाइड्स की, बोलो किस चीज की बात करें, हैलाइड, तो बोरॉन का हैलाइड बन गया फॉर एग्जांपल BCl3, सिलिकॉन का हैलाइड बन गया मान लीजिए कार्बन के नीचे जो था, बोलो क्या बन गया, SiCl2, दोनों के हमने हैलाइड ले लिए है ना, दोनों के हैलाइड ले लिए, दोनों हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, दोनों क्या हो सकते हैं, हाइड्रोलाइज। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं साथ के साथ आपको बताऊं भी, कार्बन का अगर हम हैलाइड बनाए तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। जब हम हाइड्रोलाइसिस की बात करेंगे वहां पे तो आप देख पाएंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाना चाहेंगे तो इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, जबकि SiCl4 कैन बी हाइड्रोलाइज, ये हाइड्रोलाइज हो सकता है, ये भी हाइड्रोलाइज हो सकता है। यहाँ पे तो बोलो क्या बन जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, BOH का थ्राइस मतलब बोरिक एसिड बन गया, बोलो कौन बन गया, इसकी भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी, बोलो कौन बन गया, ये आपका
बन गया, आप इसकी भी हाइड्रोलाइसिस होगी, ये हाइड्रोलाइज हो नहीं सकता। एग्जाम में रीजनिंग टाइप क्वेश्चन बन जाता है कि भाई SiCl4 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज बट SiCl4 कैन बी हाइड्रोलाइज। इसका जवाब क्या है? जवाब बड़ा सिंपल सा है। क्या सिंपल सा जवाब है? कल मैंने आपको सिखाया था ना कि जब हम पीरियोडिक टेबल में ये बातें लिखते हैं, जो फर्स्ट पीरियड आता है, फर्स्ट पीरियड देखो कैसे याद रखें, फर्स्ट पीरियड में आता है हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे करके। फर्स्ट पीरियड का मतलब पहली शेल, उसमें एक ही शेल होगी, एक ही शेल होगी। फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ S होता है, बोलो क्या होता है? S, 1S बस। उसके बाद सेकंड पीरियड आ जाता है। सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट होंगे, लिथियम आ गया, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, जो भी आता है। सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड 2 शेल है उसमें, सिर्फ 2 शेल है। पहली शेल मतलब 1S है, सेकंड शेल में 2 ही सब शेल होती है, S और P, D नहीं होता उसमें। क्या नहीं होता उसमें? डी। जो आपके क्वांटम नंबर के बेसिस पे हम एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता। पढ़ा था आपने, जो n की वैल्यू है, l की वैल्यू क्या होती है? 0 से n-1। तो इस तरीके से हम याद भी कर लेते हैं। तो सेकंड शेल में डी नहीं होता। तो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है, बोरॉन आ गया, कार्बन आ गया, तो कार्बन के पास डी तो नहीं होता। डी नहीं का मतलब इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो जो ये वाटर आएगा, जब हम रिएक्शन करेंगे, वाटर अपने लोन पेयर जो डोनेट करेगा, वो लोन पेयर किसको करे डोनेट? तो डोनेट तो नहीं करेगा, तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए CCl4 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, सो इट कैन बी हाइड्रोलाइज इजीली। ये आराम से हाइड्रोलाइज हो सकता है, वो आराम से हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। BCl3 के पास भी, बोरॉन के पास देखा था, वैकेंट 2p ऑर्बिटल था, इट कैन बी हाइड्रोलाइज इजीली। बस हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि यहाँ पे साथ के साथ दूसरी जो गैस निकलती है, वो बोलो किसके वेपर्स निकलते हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो वेपर्स निकले, वो बोलो किस चीज के निकले? HCl के वेपर्स निकले, व्हाइट फ्यूम्स निकल जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि व्हेन वी हाइड्रोलाइज BCl3 और you can hydrolyze SiCl4, we got the white fumes। why? ऐसा क्यों? व्हाइट फ्यूम्स क्यों बनते हैं? तो उसका रीजन क्या बनेगा? जिसकी वजह से व्हाइट फ्यूम्स है, उसका नाम हमें लिखना होगा ना, हमें वो रिएक्शन लिखनी होगी। तो अब ये रिएक्शन लिख देते हैं और क्या कहते हैं? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, बोलो क्या? HCl, व्हाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस्ड, व्हाइट फ्यूम्स बन जाते हैं। तो इसी HCl की वजह से वो व्हाइट फ्यूम्स बनने होते हैं। क्लियर हो गया इतनी बात आगे समझ में? तो अभी आपके कुछ क्वेश्चंस भी बीच में इंटरमिक्स होके हमारे आ गए। तो अभी तक हमने क्या सीखा? बोरॉन और सिलिकॉन के बीच जो डायगोनल रिलेशनशिप है, उसमें आपने सीखा कि जो बोरॉन और जो सिलिकॉन है, दोनों के दोनों क्या है? नॉन मेटल। दोनों के ऑक्साइड का एसिडिक नेचर है, मींस दोनों ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक नेचर होता है। दोनों हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, दोनों का नेचर एसिडिक होता है। दोनों के दोनों हेलाइड हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। दोनों के दोनों हेलाइड्स को अगर हम मॉइस्टनेस में रख दें, मॉइस्चर में रख दें, देखो मॉइस्चर का मतलब नमी का मतलब वाटर वेपर्स, तो मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करा दी या मॉइस्चर के अंदर रख दिया, तो हमें व्हाइट फ्यूम्स मिलते हैं। व्हाइट फ्यूम्स किसकी वजह से मिलते हैं? HCl के बनने की वजह से हमें ऐसा दिख जाता है। साथ ही साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट जो आपने देखा कि बोरॉन और जो सिलिकॉन है, आपने देखा होगा ना फिजिक्स के अंदर, आपने पढ़ा था कि ये सेमीकंडक्टर की फॉर्म में इनको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो बोरॉन और सिलिकॉन दोनों को एज ए सेमीकंडक्टर भी यूज किया जा सकता है। तो ये दोनों की एक अगली समानता है। और दोनों के दोनों, क्योंकि ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल हमेशा ही कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो बोथ बोरॉन एंड सिलिकॉन कैन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड कोई भी हो सकते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड भी हो सकते हैं। सिलिकॉन का बनेगा तो SiH4 बनेगा, बोरॉन का बनेगा तो BH3 बनेगा, और BH3 हमेशा डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे B2H6। उसकी स्ट्रक्चर भी आपके सिलेबस के अंदर है, वो भी हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गया बेटा? तो ये था आपके डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका मतलब ये होता है कि हमें उनके बारे में समानता बतानी है। एक चीज और हम आपको बता दें, वैसे ये जो टॉपिक था आपके सिलेबस के अंदर लिख दिया, स्टार्टिंग में ही लिख दिया P ब्लॉक के, तो मैंने बता भी आपको शुरू में दिया, लेकिन इस टॉपिक को हम लास्ट में फिर से करेंगे डिस्कस। जैसे ही जब हमारी ये यूनिट फिनिश होगी तो इसको हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। क्यों करेंगे? देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, वैसे वो हमें डिस्कस कब करने चाहिए? सिलेबस जब हमारा फिनिश हो जाता है, चैप्टर फिनिश हो जाता है, उसके बिल्कुल एंड में। क्यों? क्योंकि आपने देखा इसके अंदर जितने भी पॉइंट आए वो इनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड थे, अलग अलग प्रॉपर्टीज में आ जाती है। तो जब हम रिमेनिंग पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं तो उसके बाद वो सारी चीजें हमारे माइंड के अंदर रहती हैं, और उसके बाद हम उन सारे पॉइंट्स को एकदम इकट्ठा बता सकते हैं। हाँ ये भी हमने देखा था, ये पॉइंट भी हमने देखा था, तो वो इकट्ठे पॉइंट हमारे बन जाते हैं और हमारे ये टॉपिक पूरे हो जाते हैं। ठीक हो गया? ऐसे एक एनामलस बिहेवियर का टॉपिक आएगा। एनामलस बिहेवियर का क्या मतलब होगा कि आपके जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है,
किसी भी ग्रुप के अंदर जो सेकंड पीरियड एलिमेंट होता है वो रिमेनिंग एलिमेंट से कुछ अलग हटके प्रॉपर्टी शो करता है, तो उसी को क्या कहते हैं? एनोमलस बिहेवियर, हटके, कुछ हटके। तो द डेविएशन इन द प्रॉपर्टी, डेविएशन का मतलब अलग हो जाना, हट जाना। द डेविएशन इन द प्रॉपर्टी ऑफ द सेकंड पीरियड एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप विद द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर। उसे हम क्या कहते हैं? उसे एनोमलस बिहेवियर कहते हैं। एनोमलस का मतलब वो अलग अलग प्रॉपर्टी क्यों आई, क्यों का एक क्वेश्चन तो आपको अभी दिख गया। देखो जैसे CCl4 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, भाई नीचे वाले किसी को भी आप देख लें, सिलिकॉन को देख लें, बट SiCl4 कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, हो गया ना एनोमलस बिहेवियर। मतलब कार्बन की ये प्रॉपर्टी अलग है, इन नीचे वालों से अलग है। कौन सी प्रॉपर्टी? जो अभी हमने देखा कि इसके जो टेट्राहेड्राइड है जैसे CCl4 हो गया, वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, नीचे वाले हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? भी रीजनिंग देख ली आपने, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता नहीं और सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है इन SiCl4 के अंदर, इसलिए उसकी हाइड्रोलाइसिस हो सकती है। तो ऐसी जो डेविएशन वाली बातें हैं इस पहले एलिमेंट की रिमेनिंग एलिमेंट के साथ, वो उसका एनोमलस बिहेवियर कहलाता है। वो एनोमलस बिहेवियर हम ग्रुप 1 में भी पढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाता है लिथियम, पढ़ते हैं लिथियम की प्रॉपर्टी नीचे वालों से अलग कैसे है। यहाँ पे बेरिलियम पढ़ा, बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी है नीचे वाले रिमेनिंग एलिमेंट से अलग कैसे हैं, तो वो एनोमलस बिहेवियर लिथियम का कहलाता है, वो लिथियम बेरिलियम का एनोमलस बिहेवियर कहलाता है। ऐसे ही इधर हम पढ़ लेते हैं, तो वो टर्म बन जाती है एनोमलस बिहेवियर। तो एनोमलस बिहेवियर वर्ड के मतलब आपको आ गया ना बेटा समझ में सभी को? किसके कौन दिखाता है एनोमलस बिहेवियर पूरी पीरियोडिक टेबल में? सेकंड पीरियड एलिमेंट दिखाते हैं। किसके साथ दिखाते हैं? रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ देयर ओन ग्रुप, अपने ही ग्रुप के एलिमेंटों के साथ डिफरेंसेस हो जाना, वो होता है एनोमलस बिहेवियर। आगे बेटा बात समझ में? अब इसके बाद हम नेक्स्ट अगली कुछ और प्रॉपर्टी हम लेंगे एनोमलस बिहेवियर के बाद। जैसे मान लीजिए इस एनोमलस बिहेवियर, और मैंने बताया ये डायगोनल रिलेशनशिप हम दोबारा से लेंगे सारी प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद, बिल्कुल लास्ट में दोबारा से हम जरूर लेंगे, क्योंकि आप और प्रॉपर्टी सीख चुके होंगे। जब आप और प्रॉपर्टी सीख लेंगे तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक हो गया? कल मैंने एक टर्म बताई थी आपको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताई थी ना, एक स्क्रीनिंग इफेक्ट बताई थी, एक पेनिट्रेशन पावर बताया था, जिसके बेसिस के ऊपर हम साइज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम? साइज को। उसके बाद साइज के ऊपर ही रिमेनिंग सारी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। वो प्रॉपर्टी चाहे आपकी आयनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, कोई भी हो, सारी की सारी प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है? साइज के ऊपर। ठीक हो गया? लेकिन अब हम कुछ अगले ऐसे टॉपिक लेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम चल रहे हैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। के सिलेबस के अंदर ये हेडिंग लिख दी, कभी वो लिख दी। ऐसा क्यों लिख दिया गया है वैसे? क्योंकि आप ये मान के चला है एग्जामिनर कि भाई आप +1 और +2 पास करके आए हैं, आप पढ़ के आए हैं, आप समझ के पढ़ के आए हैं। इसीलिए कोई भी टॉपिक आ जाए +1 +2 से रिलेटेड, तो ये टीचर को भी मान लेना चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरे को मान लेना चाहिए कि ये आपको आता ही होगा, लेकिन फिर भी बैक रिव्यू आपको हम देते चले जाते हैं। अब अगला जो पॉइंट है पी ब्लॉक के बारे में, ये कह रखा है कि पी ब्लॉक के जितने भी कंपाउंड है, जैसे कौन? ऑक्साइड, जैसे कौन? हाइड्रोक्सी एसिड। देखो ऑक्साइड के बारे में तो हमने देखा उनका नेचर अलग अलग है, वो आपके कभी एसिडिक बन जाते हैं, कभी एम्फोटेरिक नेचर शो कर देते हैं, कभी बेसिक भी बन जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन मेटल है, कौन सेमी मेटल है और कौन नॉन मेटल है, इसके बेसिस के ऊपर। लेकिन हाइड्रोक्साइड की भी जब हम बात करेंगे, हाइड्रोक्सी एसिड की जब हम बात करेंगे, हाइड्रोक्सी एसिड का मतलब क्या है? ऐसे एसिड जिनके अंदर OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप वाले एसिड, OH ग्रुप वाले एसिड को हम हाइड्रोक्सी एसिड कहते हैं। बोलो व्हाट आर दी हाइड्रोक्सी एसिड? द एसिडिक कंपाउंड व्हिच हैव OH ग्रुप, आप उन्हें हाइड्रोक्सी एसिड कहते हैं। लेकिन हम एक चीज और बता दें, इस पॉइंट की तरफ आगे चले। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक कंपाउंड लिख दिया, पिछले सेमेस्टर में भी शायद मैंने आपको बताया था कि NH लिख दिया, तो NH लिखा दिखा, तो आपने देखा कि सर इसके अंदर भी OH ग्रुप है, OH ग्रुप है तो ये भी हाइड्रोक्सी बन गया, और हाइड्रोक्सी बन गया तो ऑक्सीजन के आगे H है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, तो H पॉजिटिव निकलना चाहिए, H पॉजिटिव निकल जाए तो बेस हो जाना चाहिए। लेकिन हमने बताया था आपको पिछले सेमेस्टर के अंदर जब हम कुछ आपको पढ़ा रहे थे उसके दौरान कि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, लेकिन लेगा किससे? उससे लेगा जो इजीली इसको इलेक्ट्रॉन दे दे। आपको पता है पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर अगर आप 1 में देखते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे लिथियम के बाद सोडियम आता है। आपने पढ़ा था ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज।
हमने बताया था आज मेटल नॉन मेटल के बारे में, किसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, जिसका साइज बड़ा है वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एज कंपेयर टू जिसका साइज छोटा है। तो ऑक्सीजन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, कौन इजीली देगा, इधर राइट में जो H दिख रहा है H देगा, या लेफ्ट में आपको सोडियम दिख रहा है सोडियम देगा। किसका साइज बड़ा है, सोडियम का। तो एज द साइज ऑफ सोडियम इज, जो साइज है वो सोडियम का बोलो क्या हो गया, ग्रेटर है, किससे, साइज ऑफ H से, इसलिए सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, आपके ऑक्सीजन की तरफ आ गए। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा सोडियम से, ना कि हाइड्रोजन से, जिसकी वजह से यहाँ पे O के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज H, इससे अटैच ही रहा और प्लस में निकल गया Na पॉजिटिव। तो इस NaOH ने क्या लॉस किया, जब हमने इसको पानी में डाला इसने लॉस किया OH नेगेटिव, ना कि H पॉजिटिव। क्लियर हो गया। इसलिए NaOH एसिड नहीं होता, ये क्या होता है, एक बेस होता है। कौन होता है, ये बेस। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया आपके एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड, एस ब्लॉक भी आपके सिलेबस में है, वहां पे भी आप पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। तो फिलहाल हम बात करेंगे अपने पी ब्लॉक के अंदर। तो हाइड्रोक्सी एसिड देखा हमने, और मान लीजिए हाइड्रोक्सी एसिड की जो बात करें, मेन हाइड्रोक्सी एसिड जो आपके सिलेबाई के अंदर होंगे वो हम देखेंगे। ग्रुप नंबर 15 हो गया, ग्रुप नंबर 16 हो गया। 15 में नाइट्रोजन आ गया, उसके बाद फास्फोरस आ गया, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे सल्फर आ गया। मेन हाइड्रोक्सी एसिड जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम एक के देखेंगे, बोलो किस चीज के, फास्फोरस। और एक किसके देखेंगे, सल्फर के। एक फास्फोरस और दूसरे सल्फर के देखेंगे। अब देखो इनके कंपाउंड बना लेते हैं। इनके कंपाउंड बनाए, फॉर एग्जांपल H3PO2 लिखा, मैंने H3PO3 लिख दिया, मैंने H3PO4 लिख दिया। पहले इन तीन को ही लिख लेते हैं। ये फास्फोरिक एसिड है, ये फास्फोरस एसिड है, ये हाइपोफास्फोरस एसिड है। ये तीन नाम हो गए, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरस एसिड। उसके बाद हम सल्फर की बात करें तो उसी टाइप से मान लीजिए H2SO3 आ गया, H2SO4 आ गया। देखो इस टाइप से अगर हम इनकी स्ट्रक्चर ड्रा करें, अब कुछ बातें, कुछ क्वेश्चन जो इनके अंदर बनने वाले हैं, कुछ टर्म्स जो आने वाली हैं जो हमें आनी चाहिए, उनको पहले मैं डेफिनेशन की फॉर्म में आपको बताऊंगा, फिर इनकी स्ट्रक्चर हम ड्रा करेंगे, और स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद ही आप उस बात को समझ पाएंगे। मान लीजिए मैंने एक तो नाम लिख दिया यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, एक मैंने लिख दिया एसिड। अब दोनों में फर्क क्या, अभी तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया था कि कोई भी सब्सटेंस अरेनियस साइंटिस्ट के अनुसार चले तो कोई भी सब्सटेंस अगर H पॉजिटिव को लॉस कर दे और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, बोलो किसमें, और वो स्टेबल हो जाए, क्या हो जाए, any substance which can lose H atom as H positive and get stabilized in the aqueous solution, आप कहेंगे उसे क्या, एसिड है, अरेनियस एसिड है। कैसा एसिड है, ब्रोस्टेड ने भी यही कहा था, which can lose H atom as the H positive ion, आप उसे क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। ब्रोस्टेड और अरेनियस की बात एसिड के बारे में कॉमन, एक ही जैसी बात है। लेकिन अगर हमें क्या नाम है, ल्यूइस की बात करें तो उसने क्या कहा था कि जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले तो वो एसिड होता है। लेकिन फिलहाल हम यहीं पर रेस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि हाइड्रोक्सी एसिड हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, जिसमें OH ग्रुप होगा, जिसमें H दिखेगा, H की बातें चलेंगी। H की बातें रेस्ट्रिक्ट होती हैं सिर्फ अरेनियस के ऊपर और ब्रोस्टेड के ऊपर। तो जैसे हमने अरेनियस की बातें की तो उसने क्या कहा, यानी सब्सटेंस विल बी एसिड इफ इट लूज H positive ion in the aqueous solution and get stabilized। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस ऐसा हो जो H पॉजिटिव आयन लूज ना करे, H हो उसके पास लेकिन लूज कर दे H नेगेटिव आयन, बोलो क्या लूज कर दे, जिसे हाइड्राइड आयन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं बोलो, तो उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बोलो, कोई भी सब्सटेंस अगर H पॉजिटिव लूज कर दे एसिड, कोई सब्सटेंस अगर H नेगेटिव आयन यूज लॉस कर दे तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कौन होता है, लेकिन ये हम समझें कैसे, देखें कैसे, ये तभी देख सकते हैं जब हम स्ट्रक्चर ड्रा कर दें। क्या ड्रा कर दें, अब वही हम ड्रा करने वाले हैं। अब देखना इधर ध्यान से, हमने लिखा फास्फोरस को, देखो पहले अगर हम कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना चाहें, यहाँ पे मान लीजिए नाइट्रोजन की लिख देते हैं, आपके लिए मैंने लिख दी यहाँ पे, तो 1s2 2s2 और क्या लिखा मैंने 2p1, जैसे पहले बताया था। ठीक लिखा है, गलत 2p3 आएगा। सॉरी, फास्फोरस की लिखी तो एक नंबर भी बढ़ा दे बस, बोलो क्या हो जाएगा 3s2 3p3, लेकिन इसमें 3d भी आ जाता है। क्या आ जाता है, इसीलिए तो आप देख पाएंगे कि 3s के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, p के अंदर आपके 3 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, और d जो आपका वैकेंट है, यहाँ पे वैकेंट होने की वजह से s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके d में जा सकता है, इसलिए 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास हो सकते हैं, इसलिए ये 5 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए ये PCl5 बना सकता है, 5 बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन सिर्फ NCl3 बनाएगा,
5 बॉन्ड नहीं बना सकता नाइट्रोजन। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाई नाइट्रोजन कैन फॉर्म ओनली ट्राई हैलाइड्स, NCl3 बना देता। फास्फोरस कैन फॉर्म बोथ ट्राई हैलाइड एंड द पेंटाहैलाइड, दोनों बना सकते हैं। PCl3 भी बन सकता है, PCl5 भी बन सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फास्फोरस के पास क्या था, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Vkd ऑर्बिटल इट कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, इट कैन एक्सपेंड देयर वैलेंसी, ये अपनी वैलेंसी को बढ़ा सकता है। वैलेंसी बढ़ाने की क्षमता है इसके अंदर, क्योंकि इसके पास वैकेंडी ऑर्बिटल है, इसीलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन डी में जंप कर सकता है, इसीलिए ये 5 बॉन्ड बना सकता है। तो उसी बात को देखो हमने ध्यान रखा कि फास्फोरस को 5 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए हमने फास्फोरस को लिखा। 4 ऑक्सीजन हमने लिखी, देखो H3PO4 में है ना, 4 ऑक्सीजन लिख दिया हमने चारों तरफ। हमने सीख रखा है कि ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है। फास्फोरस के बारे में हमने सीख लिया, ये 3 बॉन्ड भी बना सकता है और 5 भी। अब क्या करें, आपने देखो इसके बाहर ऑक्सीजन आ गई तो सभी के साथ एक एक बॉन्ड तो ये कंपलसरी बनाएगा, लेकिन ऐसा किया तो ऐसे तो फास्फोरस के 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, इसको तो 5 बनाने चाहिए। 5 बनाने के लिए ऑक्सीजन, किसी एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट कर दी, ऑक्सीजन के इसके 2 बॉन्ड पूरे हो गए, फास्फोरस के 5 हो गए। लेकिन ऐसा करने से ऑक्सीजन की जो 3 ऑक्सीजन बच गई उनकी वैलेंसी तो पूरी हुई नहीं, उनके तो 2 बॉन्ड पूरे बने नहीं। तो हाइड्रोजन कितने थे बोलो, 3 थे, इसलिए हर एक ऑक्सीजन ने हर एक हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बनाया और अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर दी। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, सभी की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, स्ट्रक्चर आपके सामने आ गई, फास्फोरस फास्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर आ गई। इसमें आपने देखा ऑल द 3H एटम आर अटैच्ड विद more electronegative oxygen atom and thus they can be lost as H positive ion. So H3PO4 is acidic in nature and not reducing in nature. आगे बात समझ में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि H3PO4 जो कि फास्फोरिक एसिड है वो एसिडिक इन नेचर तो होता है लेकिन रिड्यूसिंग करेक्टर उसका नहीं है, वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ऐसा क्यों? तो उसके लिए पहले आप स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, फिर आप लिख देते हैं कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4 there are 3H atoms which are attached with more electronegative oxygen atom and thus the H atom can be lost only in the form of H positive ion, not as H negative ion. So H3PO4 is acidic in nature and not the reducing agent. क्लियर हो गया इतना? अब हम चलते हैं दूसरे कंपाउंड की तरफ, जो है यहाँ पे बोलो कौन है, H3PO3 फास्फोरस एसिड। देखो जैसे मैंने आपको सिखाया आप बोलते जाएं, बोलो सबसे पहले मैं सेंट्रल एटम कौन लिखूं, फास्फोरस। देखो मैंने P लिख दिया। ऑक्सीजन कितनी है बोलो, 3 है, मैंने देखो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे लिख दी। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? अब सभी के बॉन्ड बना दे, 1 2 3 हमने बॉन्ड बना दिए। उसके बाद फास्फोरस के 5 बॉन्ड पूरे कर देते हैं ना। ऑक्सीजन देखो मैंने ये डबल बॉन्ड बना दिया, ये भी डबल बॉन्ड बना दिया। देखो एक बार ऐसा हमने कर दिया, 2 2 4 1 5 फास्फोरस के तो हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन को लेके आते हैं, हाइड्रोजन एक हम ले आए, ऑक्सीजन का बॉन्ड पूरा हो गया। लेकिन हमारे कंपाउंड की स्ट्रक्चर तो पूरी हुई नहीं ना, क्योंकि हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 3 है। तो अब क्या करें, एक बॉन्ड हटाया हमने फास्फोरस का, वो बॉन्ड किसके साथ बनेगा बोलो, H के साथ बन गया, H के साथ हो गया ना। अब बोलो फास्फोरस के अब कितने बॉन्ड हो गए, ध्यान से देखो। लेकिन एक मिनट रुको, हाँ ये हो गए। उसके बाद आगे क्या करें बोलो, 1 2 3 4 हो गए, और ऑक्सीजन के इस ऑक्सीजन के पूरे 2 बॉन्ड हो गए, इस ऑक्सीजन के भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए। अब एक जो बच गया H, उसने बॉन्ड बोलो किसके साथ बनाया, फास्फोरस के साथ, और इसीलिए ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम में लिखा था आपके क्वेश्चन, देखो ऐसा हमने क्यों किया हम आपको बता देते हैं। देखो कुछ चीज थ्योरेटिकल होती है, प्रैक्टिकल काम बाद में किया जाता है। ये पाया गया कि H3PO3 एसिडिक के नेचर भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, एसिडिक के नेचर भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये H पॉजिटिव भी लॉस कर सकता है और H नेगेटिव भी लॉस कर सकता है। तो H पॉजिटिव लॉस करने के लिए H किससे अटैच होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के साथ। आपने देखा 2 H हैं ऐसे, एक H तो ऐसा नहीं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच हो, तो ये H नेगेटिव की फॉर्म में लॉस्ट होगा। कैसे लॉस्ट होगा, तो मींस आप जवाब कैसे लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे, इन H3PO3 there are 2 H atom which are attached with more electronegative oxygen atom and thus these 2 H atom can be lost as H positive ion, so it is acidic in nature। फिर अगली लाइन में लिखेंगे, further there is 1 H atom which is attached with the phosphorus atom and it can be lost as H negative ion, so it is reducing agent, so it is a reducing agent। Hence we can say that कि H3PO3 can act as both acidic and reducing agent।
ये दोनों की तरह काम कर सकता है। ये एसिडिक भी है और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। आगे ना बात समझ में। एग्जाम में सीधी स्टेटमेंट लिखी मिलती है ऐसे, YH3PO3 एक्ट एज बोथ एसिडिक एंड द रिड्यूसिंग इन नेचर। ऐसा क्यों है? खुद बता दिया, एग्जामिनर ने ही बता दिया आपको कि भाई मैंने आपको बता दिया इसकी स्ट्रक्चर ऐसी ड्रा कर दो बस अब, कि जिससे ये प्रूव हो जाए कि एसिडिक भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते थे, देखो जो आपके दिमाग में बात आई कि सर ऐसा ना कर लेते हैं कि ये एक डबल बॉन्ड और जोड़ते हैं, यहाँ पे एक H लगा देते हैं और ये H3PO3 बन जाता है, और जिसके बेसिस के ऊपर प्रूव हो पाया कि सिर्फ ये एसिडिक है। लेकिन ये पाया गया, एक्सपेरिमेंटल डाटा भी ये बताता है कि ये दोनों तरह का करता है काम। ये किस चीज का काम करता है? एसिडिक भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो वो बातें कैसे हो सकती है प्रूव? जब इसकी कैसी हो स्ट्रक्चर? इसकी स्ट्रक्चर ऐसी हो जिसमें एक H P से जरूर अटैच हो, तभी वो चीज हम प्रूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना बेटा? तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं। कुछ चीजें क्रैमिंग की भी आ जाती है। मान लीजिए ना बताएं एग्जाम में और ऑप्शनल क्वेश्चन आ गया कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लिखा आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और लिखा आ गया H3PO3 कैन एक्ट एज बोथ एसिडिक इन नेचर एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्रैमिंग का ही हो गया ना। थोड़ा सा स्ट्रक्चर से समझ में आता है, लेकिन स्ट्रक्चर भी पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती कई बार, क्योंकि हमने सीखा कि फास्फोरस तो 3 बॉन्ड भी बना सकता है और 5 बॉन्ड भी बना सकता है। तो अगर हम इसे H को हटा के यहाँ पे H लगा दें, बात तो वो भी पूरी बन जाती है। लेकिन जो हमारी डाटा एनालिसिस होती है, जो हमारी डिफरेंट टेक्निक होती है, उनसे हमें पता चलता है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितनी टाइप के बॉन्ड है, कौन कौन से बॉन्ड है, क्या कोई पीएच बॉन्ड है भी कि नहीं, वो डाटा एनालिसिस हमें बताता है। तो वहां से वो चीजें निकल के आती हैं, फिर वो डाटा को इकट्ठा करके हमारी स्टेटमेंट बन जाती है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये था हमारा क्वेश्चन। बोलो किस चीज के बारे में? फास्फोरिक एसिड के बारे में। किसके बारे में? फास्फोरिक एसिड और फास्फोरस एसिड के बारे में। अब हम थोड़ा सा, मैं अपने ट्रैक को बदलता हूं, थोड़ा मैं इधर आ जाता हूं। अब देखना इधर, हमने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाई, जैसे सल्फर लिया, सल्फर के चारों तरफ आपने 4 ऑक्सीजन लिख दी, देखो उसी टाइप से लिख दी ना। जैसे आपने सीखा था नाइट्रोजन, सल्फर के, फास्फोरस के बारे में, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन और मैं लिख दूं 1s2 2s2 2p4 और उसके बाद मैं नीचे लिख दूं सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन, तो बोलो क्या बन जाएगी? 3s2 और 3p4 बन गई ना इसी टाइप से। ओपन फॉर्म में लिखे 3 में तो देखो dp होता है, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, p के अंदर देखो 4 इलेक्ट्रॉन, हंड्स रूल लगाया 1 2 3 एंड 4 है। फिर d लिख दिया हमने, d के अंदर हमने ये pi ऑर्बिटल शो कर दिया। सबसे पहले p का इलेक्ट्रॉन को जंप करा दिया। देखो अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम जंप ना कराते तो क्या होता? ऐसा होता जैसे ऑक्सीजन में मान लीजिए डी ना होता तो क्या होता? कितने बॉन्ड बना सकती है ऑक्सीजन? 2, और 2 लॉन्ग पेयर बच जाते हैं ऑक्सीजन के पास। हम बात करें सल्फर की, सल्फर 2 बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। जैसे आपने देखा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एक सल्फर है, देखो 2 H लगा दिए हमने उसके ऊपर, H2S गैस बन गई ना। तो देखो सल्फर ने 2 बॉन्ड बना लिए, 2 लॉन्ग पेयर हो गए, 2 बोलो क्या हो गए? लॉन्ग पेयर हो गए। तो ये H2S गैस होती है जो आप लेबोरेटरी के अंदर भी यूज करते हैं। तो ये H2S गैस की स्ट्रक्चर बन गई, वाटर टाइप की स्ट्रक्चर बन गई, वी टाइप की स्ट्रक्चर बन गई, बेंट शेप जिसे आप कह देते हैं बन गई, है ना। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन आगे जंप करवा दिया जाए, देखो एक इलेक्ट्रॉन p का आगे जंप कर गया, देखो ये जंप करेगा, क्यों कर सकता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल इन द सल्फर। तो बोलो अब ये कितने बॉन्ड बना सकता है? अब ये 4 बॉन्ड भी बना सकता है। आपने देखा सल्फर SF4 भी बनाता है, बोलो क्या बनाता है? SF4 बनाता है। उसके बाद एक लोन पेयर रह जाता है, यहाँ पे क्या रह जाता है? लोन पेयर। अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को भी हम आगे जंप करवा दें तो बोलो कितने बॉन्ड बना लिए? 6, तो SF6 भी बनता है। सल्फर 6 बॉन्ड भी बना लेता है। सल्फर SO3 भी बनाता है, SO3 एक ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड बनेंगे, देखो ऐसे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया ना, देखो इस टाइप से 6 बॉन्ड बन गए, SO3 बन गए। क्लियर हो गया? SO2 भी होता है, एक लोन पेयर बच जाएगा फिर सल्फर के पास। कुछ आ गई बात समझ में? तो कहने का मतलब सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है? सल्फर 2 बॉन्ड भी बना सकता है, सल्फर 4 बॉन्ड भी बना सकता है, और सल्फर 6 बॉन्ड भी बना सकता है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कहती है। तो उसी बात को हमने ध्यान रखा है। H2SO4 की स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं और आपने देखा ये सल्फर आ गया, 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से हमने सभी के एक एक बॉन्ड बना दिए। सल्फर क्योंकि 2 बॉन्ड भी बना सकता है, सल्फर 4 बॉन्ड भी बना सकता है, सल्फर 6 भी बना सकता है, 4 तो बन गए। अब हाइड्रोजन सिर्फ 2 है और एसिडिक नेचर होता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमने H को किससे अटैच किया? ऑक्सीजन से, ताकि H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस्ट हो जाए। ये भी हमने कर दिया। अब और तो कोई बचा नहीं एटम, तो रिमेनिंग वैलेंसी कैसे पूरी करें? ऑक्सीजन की तो हुई नहीं, ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाएगा, तो चलो डबल बना लेते हैं।
तो इसके भी लिए चलो डबल बना लेते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है ऐसा पॉसिबल, क्योंकि सल्फर ऐसा कर सकता है, वो अपने वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो ये स्ट्रक्चर बन गई, बोलो किसकी बन गई स्ट्रक्चर? H2SO4 किसकी बन गई? कुछ आगे बात समझ में? मैं आपको सिर्फ यहाँ पे यही समझाना चाहता था कि जब भी हम किसी चीज की स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो हमारी जो बेसिक बातें होती है वो हमारे काम आती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन लिखते हैं, हमारी छोटी छोटी डेफिनेशन काम आ जाती है कि वो एसिडिक है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी ही चाहिए जब भी हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। और स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है। स्ट्रक्चर डायरेक्ट ड्रा करनी नहीं आएंगी, डायरेक्ट भी आ सकती है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ, ऐसे आ सकती है। फिर ये आ सकता है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन दैट पर्टिकुलर, ऐसा भी आ सकता है। उसकी ज्योमेट्री पूछ सकते हैं, और ऐसा ना पूछे तो स्ट्रक्चर को यूज करते हुए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे पूछा भी नहीं, कहा भी नहीं कि H3PO4 की स्ट्रक्चर बनाए, कहा भी नहीं कि H3PO3 की स्ट्रक्चर बनाए, और ये कह दिया कि प्रूव करें, एक्सप्लेन करें कि व्हाई H3PO3 इज एसिडिक इन नेचर, शो दैट H3PO3 इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो कैसे करेंगे एक्सप्लेन जब हम क्या ड्रा करेंगे उसकी स्ट्रक्चर? तो बिना कहे स्ट्रक्चर ड्रा करनी आ गई, मतलब स्ट्रक्चर ड्रा करनी आपको आनी ही चाहिए, तभी आपके एग्जाम में आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आगे बेटा बात समझ में? आपको कोई डाउट यहां तक तो मेरे से पूछे, है बेटा कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट हो? पूछना बेटा कुछ? जाने की जल्दी है? ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब आप जा सकते हैं।